दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को जानने के बाद आप यकीनन हिल जाओगे। ये कहानी हमारे प्राचीन विद्या को इतने अच्छे तरीके से उजागर करती है और ये कहानी आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली है जो शायद आपने इससे पहले कभी सुना नहीं होगा। एक केस ऐसा भी हो सकता है इस तरह का आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों इस कहानी में क्रिमिनल एक अच्छा आदमी है और जो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं वो बुरे आदमी हैं। ये कहानी आपको ऐसा घुमा कर रखेगी कि जो आपके दिमाग को पजल कर देंगे। दोस्तों ये कहानी एक छोटे से शहर के हाई स्कूल की है जहां सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। एक ऐसा शहर, एक ऐसा स्कूल जहाँ पे सारी चीज़ें जैसे नॉर्मल बच्चे आते जाते हैं उस तरह के बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे और सारी चीज़ें सही चल रही थी। लेकिन एक गहरे रहस्य ने 3 परिवारों की दुनिया को हिला कर रख दिया। दोस्तों इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं उनको आप जान लीजिए। जॉर्ज केनी जो फ्लोरिडा के नॉर्थ हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। वो एक ऐसे इंसान थे जो अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए नए नए तरीके, नए नए टेक्निक्स सिखाते थे और वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा रहे थे बच्चों को जो उनके लिए बेहद हानिकारक था। 2006 से 2011 तक केनी ने लगभग 75 बच्चों को और कर्मचारियों को हिप्नोटिज्म सिखाया। स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि इससे उनकी पढ़ाई और खेलकूद में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो गई और ध्यान लगाने की उनकी क्षमता भी काफ़ी इम्प्रूव होने लगी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। 2011 का एक समय ऐसा आया जिसने 3 परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और इसके मेन विक्टिम थे केनी। सबसे पहले एक फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस फ्रीडमैन और दूसरे नंबर पर वेस्ली मैकीकिले और तीसरे नंबर पर थे ब्रिटनी प्लम्बो। ये 3 लोगों ने कैनी के द्वारा सिखाए गए हिप्नोटिज्म को सीखकर अपनी जान दे दी थी। ऐसा क्या हुआ था इन तीनों के साथ में, ये वीडियो इस चीज़ को आपको बताने वाली है। दोस्तों केनी पर यह इल्ज़ाम था कि केनी के द्वारा 3 लोगों की हत्या की गई थी। 3 लोगों ने केनी के प्रभाव में आकर अपनी जान दे दी थी और ये घटनाएं 2011 में हुई थी। 3 में सबसे पहले नंबर पर था मार्क फ्रीमैन। मार्क फ्रीमैन अपनी मानसिक स्थिति को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था और वो अपने आप को सही करने के लिए केनी के पास आता है और केनी से बोलता है कि मेरी हेल्प कीजिए। केनी बोलता है कि मैं हिप्नोसिस की कुछ ट्रेनिंग्स देता हूँ, मैं तुम्हें भी वो सेशंस दे सकता हूँ। वो ट्रेनिंग लेना शुरू करता है और दिन जब वो घर लौट रहा था तो अचानक उसकी कार से उसका नियंत्रण खो जाता है और वो एक भयानक एक्सीडेंट में मारा जाता है। कौन? फ्रीमैन, जो केनी के पास आया था उससे एडवाइस लेने के लिए, और वो एडवाइस लेने के कुछ समय बाद अपनी जान दे देता है एक एक्सीडेंट में। फ्रीमैन की जो गर्लफ्रेंड रहती है उसके साथ में कार में बैठी रहती है। बाद में उसने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे फ्रीमैन एक अलग दुनिया में चला गया और वो एक ऐसे गहरे सम्मोहन में चला गया कि वो भूल गया कि वो कार चला रहा था। मार्क्स की मौत का सदमा अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ था कि एक हादसा और हो जाता है। वेस्ली मैकिंगले जो अपनी संगीत की काफ़ी ज़्यादा बेस्ट स्टूडेंट थी और वो अपने आप को हमेशा एक म्यूजिशियन के रूप में देखती थी। वो केनी से गिटार के ऑडिशन के लिए खुद को तैयार करने के लिए हिप्नोटिज्म सीखने के लिए आती है और उसकी दोस्त ने बताया कि हिप्नोसिस के बाद कभी कभी वो अपने दोस्तों को भी नहीं पहचान पाती थी। मतलब केनी उसको ऐसा क्या हिप्नोटिज्म की थ्योरी दे रहा था कि जिससे वो अपने दोस्तों को भी नहीं पहचान पाती थी। और पता नहीं क्या ऐसा होता है कि एक दिन वो अपनी जान लेने का फैसला करती है और अपनी जान दे देती है और उसके पीछे सवालों का अंबार खड़ा हो जाता है कि आखिर हिप्नोटिज्म जो कि इम्प्रूवमेंट के लिए होता है वो किसी का जान लेने का कारण क्यों बन गया। आखिर ऐसा क्या सेशन दे रहा था केनी जो कि प्रिंसिपल था स्कूल का अपने स्टूडेंट्स को, जिससे उसके स्टूडेंट अपनी जान दे रहे थे। दोस्तों ये दर्द भी अभी शांत नहीं हुआ था कि एक और मौत पूरे शहर को हिलाकर रख देता है। उस मौत का नाम था ब्रिटनी प्लम्बो, एक 17 साल का स्टूडेंट। केनी की तरह वो भी हिप्नोसिस का कई सेशन लेता है अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी बोलचाल को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन जब चीज़ें इम्प्रूव नहीं होती, एक दिन वो डिप्रेशन में आकर हिप्नोटिज्म की ट्रेनिंग लेते हुए डिप्रेशन में आकर अपनी जान दे देता है और मर जाता है।
दोस्तों तीनों परिवारों के बच्चों ने दोस्तों तीनों परिवारों के बच्चों ने हिप्नोटिज्म को सीखने और समझने के बाद अपनी जान दे दी थी। तीनों परिवारों का दिल टूट गया था। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे एक इंसान ने, जिसने उनकी मदद करने का वादा किया था, उनके बच्चों की जिंदगी को इतनी बेरहमी से खत्म कर सकता है। इन तीनों बच्चों की मौत के बाद तीनों परिवारों ने स्कूल के खिलाफ मुकदमा दायर किया और केनी की जांच शुरू की गई। दोस्तों केनी भागने लगा। केनी ने स्कूल छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, एड्रेस बदल दिया। लेकिन पुलिस को ये राज जानना था कि आखिर ऐसा क्या छिपा था, आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो केनी लोगों से शेयर नहीं करना चाह रहा था। आखिर अपने मन की कौन सी टेक्निक वो उन बच्चों को सिखा रहा था। आखिर ऐसे कौन से डिप्रेशन को वो सिखा रहा था जिसको सीख कर वो मर रहे थे। पुलिस केनी की तलाश शुरू करती है और शुरू करने के बाद काफ़ी लंबे समय बाद केनी अरेस्ट किया जाता है और केनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है। केनी बाद में एक्सेप्ट करता है कि उसने छात्रों पर, जो स्टूडेंट रहते हैं ना, उन पर बिना किसी लाइसेंस के उन पर हिप्नोटिज्म का टेक्निक अप्लाई किया था। उसने चीज़ों को कहीं से सुन के, कहीं से पढ़ के उन बच्चों पे अप्लाई किया था। और यकीन कीजिए युवा बच्चे जो कि दिमाग की रूप से अभी ग्रो हो रहे थे, उन्होंने उसकी चीज़ों को समझा और समझने के बाद में कंडीशन ये हो गई कि वो पॉजिटिव ना होकर निगेटिव होने लगे। और निगेटिव होते होते एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर उन्होंने उम्मीद छोड़ दिया और अपने आप को मार डाला। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद स्कूल ने परिवारों को $6 लाख का मुआवजा दिया, लेकिन ये पैसा उनके माता पिता के दुख को कम नहीं कर सका। तीनों बच्चों के माता पिता ये कहते रहे कि ये एक बहुत खोखली जीत थी। और ये केस दोस्तों नॉर्थ कैरोलिना की है। एक ऐसा शहर जो अपने शांति, अपने पीस के लिए जाना जाता है। उस शहर में एक ऐसी घटना घटी जिसने एक टीचर के द्वारा सिखाए गए कुछ मेथड्स को अप्लाई करने पर स्टूडेंट की जान जाने का एक यूनिक केस बना। और ये केस आज भी लोगों के दिलों में डर बना देता है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो उसे आप करिए मत। और दूसरी बात, किसी ऐसे व्यक्ति से आप सीखिए भी मत जिसे उस चीज़ की पूरी जानकारी ना हो। आपका टीचर क्या उस चीज़ में महारथी है? अगर नहीं है तो आप उससे कोई भी चीज़ मत सीखिए। इस कहानी के कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को हम समझते हैं। बहुत ज़रूरी है ये चीज़, जिसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि हिप्नोटिज्म होता क्या है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हिप्नोटिज्म जो होता है वो एक तरीके का आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने का तरीका होता है, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हो किसी चीज़, किसी विचार, किसी तस्वीर के लिए। और आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर एक बार एक्टिव हो जाता है तो वो आपको तो आपके लिए कुछ तो तो वो आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो आप चाहते हो। आपका दोस्त आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त और आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। तो दोस्तों इस केस का सबसे मेन पॉइंट क्या है? जॉर्ज केनी अपने छात्रों को, स्टूडेंट्स को हिप्नोसिस सिखा रहा था। अच्छी चीज़ थी। जॉर्ज केनी जो प्रिंसिपल था उसका इंटेंशन भी सही था कि मैं अपने स्टूडेंट को हिप्नोटिज्म सिखाऊं और हिप्नोटिज्म सिखा के उनके माइंड को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाऊं। लेकिन मदद ही कई बार दुर्भाग्य बनती है। दोस्तों हिप्नोटिज्म एक ऐसा तरीका है, जैसा आप जान रहे हो, कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके आपकी व्यवहार स्थिति को वो प्रभावित करता है। लेकिन इस केस में जो सबसे बड़ी गलती हुई, इस केस में बिना किसी सही गाइडलाइन के केनी ने उनको चीज़ों को सिखाया और स्टूडेंट उस चीज़ को सीखकर अपने हिसाब से, जब उनकी मर्जी हो रही थी, उस चीज़ का प्रैक्टिस करने लगे। और छोटी छोटी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में अगर निगेटिव जाती हैं तो वो बड़ी होती हैं और धीरे धीरे उनकी बैड परफॉर्मेंस बढ़ने लगी और जिससे वो अपने ऊपर कंट्रोल खोने लगे। दोस्तों
इसमें एक पॉइंट और होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है युवा अवस्था जो होता है ना, उसमें मस्तिष्क का इम्प्रूवमेंट होता रहता है। मतलब जो माइंड है वो ग्रो होता रहता है, 22 साल 25 साल तक दिमाग ग्रो होता रहता है। इस दौरान अगर आप कोई भावनात्मक चीज़ जो काफ़ी संवेदनशील होती है उस पर आप प्रहार करते हैं अपने दिमाग पे, तो सम्मोहन का असर इस तरह के दिमागों पर बहुत गहरा होता है। जब केनी ने मार्क्स, वेस्टली और ब्रिटनी को हिप्नोसिस के लिए चुना तो उन्होंने उसकी मानसिक संवेदना को समझने की कोशिश ही नहीं की, और नतीजा ये निकला कि सम्मोहन के बाद वो खुद को एक बदलते हुए मानसिक वातावरण में पा सकते थे जहाँ उनके आत्मनियंत्रण पर उनका प्रभाव बहुत गहरा पड़ने लगा। इसका प्रभाव इतना गहरा था कि उसमें से छात्र जितने भी ये तीनों थे, ये तीनों अपने स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाए। दो ने तो अपनी जान खुद दे दी और तीसरा एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन आप जानते हो कि वो भी एक्सीडेंट हिप्नोटिज्म के द्वारा किए गए एक अलौकिक दुनिया में जाने के कारण हुआ। अगला पॉइंट, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी। दोस्तों, स्टूडेंट केनी की तरफ देखकर ये उम्मीद कर रहे थे कि ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरे लिए हेल्प करेगा, और केनी ने वो चीज़ किया भी, लेकिन जब उनके प्रयास असफल रहे और परिणाम नहीं मिले, तब केनी को उस वक्त में चीज़ों को बंद कर देना चाहिए था। केनी को ये बोलना चाहिए था, बेटा अगर तुमको 2-4 सेशन लेने के बाद भी सुधार नहीं हुआ तो तुम इस चीज़ को छोड़ दो, तुम किसी साइकेट्रिस्ट से मिल लो। लेकिन केनी ने कंटिन्यू सेशन देना शुरू किया। समय बीतता गया और उन बच्चों को ये महसूस होने लगा कि सर के द्वारा सिखाई गई इतनी पावरफुल टेक्निक से भी अगर मेरा भला नहीं हुआ तो अब मेरा भला नहीं हो सकता। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं अपनी जान दे दूं, और नतीजा आपके सामने है, वो उन्होंने अपनी जान दे दी। दोस्तों, अगला पॉइंट, साइकोलॉजी में बिना सहमति के बिना किसी चेतना के सम्मोहन करना अनैतिक है। केनी ने जो सबसे बुरा काम ये किया, उन बच्चों से सहमति नहीं ली। उन बच्चों को उसने एक ऑर्डर के रूप में कि तुम्हें हिप्नोटिज्म सीखना है और तुम सीखो, और तुम पर मैं हिप्नोटिज्म अप्लाई करता हूँ, ये तरीका अपना कर उसने काम करना शुरू किया। इस तरह से उसने जिन बच्चों को पॉजिटिव डायरेक्शन देना शुरू किया, उन बच्चों के अंदर छिपी हुई जो चीज़ें थी उनको निकालना ज़रूरी था, उसे वो ना समझ के अपनी बातें उन पर थोपना शुरू कर दिया। और थोपने का नतीजा ये हुआ कि उन बच्चों के भीतर की जो चीज़ें थी, जो निगेटिविटी थी, वो उभर कर बाहर आने लगी। दोस्तों, इस घटना के बाद स्कूल के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और केनी को कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा। ये चीज़ ये दिखाता है कि समाज में जब किसी का व्यवहार दूसरे के जीवन को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, तो एक जिम्मेदारी की भावना उभर कर सामने आती है। दोस्तों, स्कूल के ऊपर मुकदमा दायर किया गया और केनी, जो कि भाग रहा था, काफ़ी समय बाद पकड़ा जाता है, और पकड़ा जाने के बाद में वो ये चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि उससे गलती हुई। केनी ये बोलता है कि मेरी इंटेंशन जो थी वो सही थी, मैंने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हिप्नोटिज्म के कुछ चीज़ों को पढ़ा, समझा, और उसे इन बच्चों को एज अ यूज प्रोडक्ट की तरह मैंने इस्तेमाल किया। मैंने इन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया, और इन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करने पे मैक्सिमम लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, लेकिन ये 3 बच्चों पे ये एक्सपेरिमेंट कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये दिमागी रूप से उतने चालाक नहीं थे, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उससे जब पूछा गया कि तुमने ये चीज़ें जो सीखी है वो कहाँ से सीखी है, किसने तुम्हें सिखाया, तो वो बताता है कि ये मैंने पढ़कर सीखी हैं, और किसी के द्वारा सुनकर सीखी है। कानून इसकी मान्यता नहीं देता। कानून कहता है कि अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो उससे पहले आप उसके लिए लाइसेंस लीजिए, चीज़ों को सीखिए, समझिए, और समझने के बाद ही किसी और को सिखाइए। केनी जब 1 साल की जेल काट कर वापस आता है, तब उससे उसका जो टीचर का लाइसेंस होता है वो भी जब्त कर लिया जाता है। केनी बेरोजगार हो जाता है अपनी एक गलती के कारण। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो कहानी हमें, आपको सभी को ये समझा रही है कि आप कोई भी न्यू सब्जेक्ट पर जाते समय ये देख लो कि जो आपको सिखा रहा है क्या वो भी उस चीज़ का पूरी तरीके से जानकारी रखता है। अगर वो जानकारी नहीं रखता है तो अधूरा ज्ञान
बिना ज्ञान से ज़्यादा खतरनाक होता है, आप ये जानते हो। अधूरा ज्ञान लेने से आप नुकसान ही उठाते हो, फ़ायदा आपको शायद ही कभी हो पाए। तो इसलिए दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है और ये सीख हमें लेना चाहिए कि हमें बिना मतलब कोई भी नई चीज़ को सीखने से बचना चाहिए, खासकर उस चीज़ को जिसके बारे में जो हमें सिखा रहा है वो भी जानकार ना हो। और वैसे अगर मैं बताऊं तो हिप्नोटिज़म एक बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ है। उससे आप अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपने सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। मैं हिप्नोटिज़म पे एक काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करना जो इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करता हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।